किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारी क्लास होती है स्टार्ट भाग 1 यानी बाल विकास यानी पेडागोजी। तो डेली क्लासेस चलती हैं इस चैनल पर किरण देवी टीचिंग 2.6 पर, और प्ले लिस्ट भी बना दी गई, डेली नंबर वाइज क्लासेस आती हैं, आप सभी जाकर देख सकते हो। और सोशल साइंस का, जिसका सोशल साइंस पेपर 2 है सीटेट का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर की क्लासेस ही चल रही हैं अभी लगातार, क्योंकि अभी नज़दीक पेपर आ गया, टाइम बचा नहीं, तो पेपर आप लगाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली पेपर लगाओगे तभी आपका बहुत अच्छा पेपर जा पाएगा, क्योंकि आप डेली अपना देखोगे कितने नंबर आप ला पा रहे हो, इसलिए डेली लगाना ज़रूरी है। तो डेली आती है हिंदी, पेडागोजी और सोशल साइंस। 2011 से 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, तो आप सभी डेली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। एवं जो नए आए हुए हैं, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो निम्नलिखित, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दी जाती है, तो आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सविद्यालयी शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है? वो बोल रहे हैं कि जैसे कौन सी ऐसी गतिविधि है जो क्षेत्र को विद्यार्थी के सहविद्यालयी शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है, यानी शैक्षिक यानी सहविद्यालय के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है। तो सामाजिक कौशल, अभिवृत्ति व मूल्य, सृजनात्मक कौशल, पाठ्यचर्या विषय। तो देखो, सामाजिक कौशल और अभिव्यक्ति मूल्य एवं मूल्य, सृजनात्मक कौशल, ये सभी गिने जा सकते हैं सहविद्यालय एवं शैक्षिक के अंतर्गत। एवं गिना नहीं जा सकता वो है पाठ्यचर्या विषय, यानी पाठ्यचर्या विषय नहीं गिना जा सकता इन दोनों के अंतर्गत, यानी तो हमारा फोर्थ आंसर राइट है इसका। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? तो संज्ञान से संबंधित जो नहीं है वो देखते हैं। तो प्रत्यक्ष बोधक, चिंतन, चलना, संप्रत्यय, निर्धारित। तो हमारा संज्ञान से जो संबंधित नहीं है वो है चलना, और जो कि संज्ञान से संबंधित है प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, संप्रत्यय, निर्धारण। तो चलना हमारा संज्ञान से संबंधित नहीं है, संज्ञान से, तो राइट हमारा तीसरा हो जाएगा। और दोस्तों पूरी वीडियो देखना, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आप कितने नंबर ला पा रहे हो और कितना कर पा रहे हो, नहीं भी कर पा रहे हो। आप 1-2 क्वेश्चन के बाद रोक देते हो वीडियो, तो नहीं समझ आएगा कि आप कितना कर पाए, इसलिए पूरी वीडियो देखा कीजिए। और डेली क्लासेस आपके लिए आ रही हैं फ्री में। क्या जा रहा है, जब फ्री में हमें इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो क्यों हम इधर उधर भटके? लगाओ ना, प्रीवियस ईयर के पेपर पूरे लगवाए जाएंगे, पूरे, क्योंकि एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे लगवाएंगे, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं आपके लिए लगवा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लेकिन पूरी वीडियो देखिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी पढ़ने में मोटिवेशन प्राप्त हो। तो डेली लगाइए और पूरी क्लास लगाइए, क्योंकि अधूरी लगाते हो ना तो नंबर का भी नहीं आपको अकॉर्डिंग हो पाएगा कि आप कितने ला पा रहे हो। इसलिए तो एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों, जैसे वाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, तो मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? तो देखते हैं। तो संयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, सहसंबंधात्मक सीखना और महाकोटि सीखना। तो हमारा राइट हो जाएगा कि इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? तो इन सीखने को कहा जाता है महाकोटि सीखना। क्या? महाकोटि, ना कि ये। तो हमारा राइट हो जाएगा चौथा आंसर, महाकोटि सीखना कहा जाता है इसको। फिर है कि बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? तो ये है क्या? रूढ़िवादिता, यानी रूढ़िवादिता के बारे में है, लिंग के बारे में, बच्चों के ऊंच नीच भेदभाव इनके बारे में। तो वो बोल रहा है कि बच्चों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? तो लिंग पहचान, लिंग स्थिरता, लिंग संगतता और लिंग रूढ़िवादिता।
तो इस प्रकार की समझ को कहा जाएगा बच्चों की कि लिंग संगतता, यानी संगत। आप भी समझते होगे कि संगत के हिसाब से अगर हमारा दोस्त ओवर टाइप के स्टाइल करके रखे, उसने बालों को स्टाइल बनाया है, तो हम सोचते हैं काश हम भी ऐसे ही बना लें। तो ये संगत है, संगतता से आप समझ रहे होंगे इस प्रकार से। तो इसका मतलब होगा ये समझ में कि लिंग संगतता। हमारा आंसर तीसरा राइट हो जाएगा। फिर उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसका काल क्या है? तो 2 से 6 वर्ष, 2 से 12 वर्ष, 2 से 4 से 7 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो हमारा राइट हो जाएगा कौन सा? 6 से 12 वर्ष। ये होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। तो दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? तो सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, एक एवं दोनों मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहलाएगा हमारा मूल्यांकन कौन सा? विद्यार्थी के समग्र यानी सारा समग्र विकास का आकलन किस तरह, मतलब किस तरह का मूल्यांकन कहलाएगा? समग्र विकास का व्यक्तित्व के। तो समग्र यानी सतत मूल्यांकन भी हो जाएगा और समग्र भी हो जाएगा। जैसे सतत यानी चलता यानी रनिंग मूल्यांकन, और समग्र यानी सारा मूल्यांकन। तो दोनों ही मिला के हमारा राइट आंसर है सतत एवं समग्र दोनों ही मूल्यांकन कहलाता है। तो हमारा तीसरा इसका राइट आंसर है। थोड़ा बड़ा कर लें अब आगे। तो ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? जो ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज है ना, जो बालक के किस परिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? तो माइक्रोतंत्र, मैक्रोतंत्र, मीसोतंत्र और एक्सोतंत्र। तो हमारा राइट हो जाएगा कि यह परिस्थिति तंत्र के उदाहरण है हमारे माइक्रोतंत्र है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? तो मैकडूगल, हिलगार्ड और विलियर जोन्स एवं मोस्लो। तो हमारा राइट हो जाएगा कि जो एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक थे वो थे हिलगार्ड। कौन थे? हमारे हिलगार्ड थे, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो ये क्वेश्चन बोलने जा रहा कि जीन पियाजे के अनुसार वह कौन सी विशेषता दर्शाता है जिसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ रही हो? तो देखते हैं। तो बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के तत्व संबंधी विचार विकसित होना एवं बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट होना एवं बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है, तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनने में सक्षम होना। तो हमारा राइट हो जाएगा कौन सा? कि जब बालक मूर्त संख्यात्मक अवस्था में आ जाता है ना, तो वो बालक क्या करता है कि अपने परिवेश को सांकेतिक रूप में दर्शाना आरंभ कर देता है। जैसे कि हम कक्षा 6 में आ जाते हैं तो हम सांकेतिक रूप को अच्छे से समझने लगते हैं। जैसे कि गणित, मान लो गणित होती है सांकेतिक रूप, तो उनको लिखना, अक्षर बनाना, उस प्रकार का संकेत मिलता है हमें कि क्या करना क्या नहीं इस पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा कि सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है हमारा मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बालक, है ना। तो तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? तो प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति अवस्था, गिरोह से पहले आयु, गिरोह आयु, दल आयु। तो राइट है हमारा कि वो कौन सा है, यानी बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है। तो गिरोह से पहले आयु ये नाम नहीं है। प्रारंभिक विद्यालय आयु, गिरोह ये सभी है, गिरोह से पहले आयु नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। फिर है संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है? तो जो संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, प्रस्तावित? तो जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जे.एस. ब्रूनर ने, कोहलबर्ग ने।
तो राइट है कि समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को पिष्टपादित किया है, प्रस्तावित लेव वाइगोत्स्की ने। किसने? समाज एवं संस्कृति का अध्ययन, जहाँ समझ जाना कि हमारे लेव वाइगोत्स्की ही का ही ये सिद्धांत है, और हर चीज़ इन्हीं ने प्रस्तावित किया, जहाँ समाज और संस्कृति आ जाए दोनों चीज़, तो उनका लेव वाइगोत्स्की का नाम ही वहाँ आएगा। ठीक है। फिर थॉर्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? थॉर्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो प्राथमिक मानसिक क्षमता, सार्वभौमिक मानसिक क्षमता, तटस्थ मानसिक क्षमता, उच्च मानसिक क्षमता। तो राइट है हमारा कि थॉर्टन द्वारा बुद्धि के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया था वह प्राथमिक मानसिक क्षमता, प्राथमिक मानसिक क्षमता, यानी पहला हमारा राइट आंसर है। फिर निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो तदात्म में क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन और साहचर्य। तो हमारा राइट आंसर है इनमें से कि रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तो रक्षात्मक क्षतिपूर्ति, तदात्म, औचित्य, ये रक्षात्मक युक्ति है, और जो नहीं है वो है साहचर्य। साहचर्य रक्षात्मक युक्ति नहीं है, यानी हमारा चौथा हमारा राइट आंसर है। फिर निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? और दोस्तों इस क्वेश्चन पे भी बहुत ज़्यादा नज़र डाल के रखना, क्योंकि वो बोल देता नहीं है और हम देख लेते केवल संवेगात्मक बुद्धि कौन सी है, तो हम बस आंसर लगा देते हैं, हम आगे पढ़ते ही नहीं है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है हमारा? तो उद्यमी समर्थता और आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों का संचालन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, तो उद्यमी समर्थता, आत्म अभिप्रेरणा है, परानुभूति है, संबंधों का संचालन है। तो राइट है हमारा कि उद्यमी समर्थता नहीं है संवेगात्मक बुद्धि का तत्व, यानी हमारा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी है? अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी है? तो सहनशीलता, संवेगात्मक अस्थिरता और आत्मविश्वास में कमी, अनियमित दिनचर्या। तो राइट है हमारा कि अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है सहनशीलता। सहनशीलता है जो अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, और अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी है? संवेगात्मक अस्थिरता, आत्मविश्वास में कमी, अनियमित दिनचर्या। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गाल्टन, कैटेल, पेस्टालोजी और वुड। तो राइट हो जाएगा हमारा। इसमें कोई ऑप्शन ऐसे नहीं है कि आपको इसको, तो बस आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे कौन सा सिद्धांत के कौन से मनोवैज्ञानिक हैं और पहली मनोवैज्ञानिक कौन है, दूसरे कौन है, तो उनका नाम ही याद करना पड़ेगा, ना कि वो समझ से आएंगे, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। तो पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई वुड के द्वारा की गई। फिर आगे बढ़ते हैं। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो देखते हैं नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो आत्मसात्करण कहलाता, एवं समाविष्टीकरण कहलाता, संतुलिनीकरण कहलाता, संगठन कहलाता, क्या कहलाता? तो देखते हैं नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना आत्मसात्मकरण कहलाता है। आत्मसात्मकरण कहलाता है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा पहला राइट। फिर है अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए? देखते हैं कि क्या करना चाहिए अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए। तो उसे चाहिए वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे। ये तो नहीं हो सकता, नेगेटिव है कि वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, गलत। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, दूसरा लग रहा है। फिर वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए और अपने
कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करे। नहीं, गलत है ये पक्षपात करना। फिर उनके शिष्य के पिता का स्थान लेना, ये भी गलत है। शरारत करना, तो वो अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के रूप में बता रहा, तो राइट हमारा हो जाएगा शिष्य के लिए। दूसरा, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, राइट, यही होना चाहिए, तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है बाल अपराध का कारण नहीं है। देखते हैं बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है। तो बाल अपराध का कारण शारीरिक दोष, असफलता, गरीबी, उचित घरेलू वातावरण। तो ये तीनों हैं हमारे। और जो नहीं है, बाल अपराध का कारण नहीं है, वो है उचित घरेलू वातावरण। वो अपराध बाल अपराध का कारण नहीं है, उचित घरेलू वातावरण। फिर है बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, वो कहलाता है क्या? तो शारीरिक गति की बुद्धि, शारीरिक गति की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो हमारा राइट हो जाएगा कि ये कहलाएगा कौन? शरीर गति की बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, यानी पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? तो ये हो जाएगी हमारी किस? तो संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हो जाएगा दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना। तो ये है विकासात्मक संवेदी गामक अवस्था। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, जो सबसे पहली अवस्था होती है। तो हमारा पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अभिप्रेरक का घटक नहीं है? कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? तो आवश्यकता, अंतर्निरोध, रटन स्मृति, प्रोत्साहन, रटन स्मृति और प्रोत्साहन। तो कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? तो देखो, अभिप्रेरणा आवश्यकता दे सकती है, अंतर्निरोध और प्रोत्साहन। और जो नहीं दे सकती है आवश्यकता अभिप्रेरणा, तो वो है रटन स्मृति। अगर हम रट के स्मृति बनाएंगे तो ये हमें अच्छी अभिप्रेरणा नहीं दे सकती है। तो हमारा राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, है ना, नहीं का भाई नहीं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था होती ना, उसका अन्य नाम नहीं है? तो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, ये तो है हमारा किशोरावस्था का दूसरा नाम। फिर समस्यात्मक अवस्था, फिर संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था, फिर स्फूर्ति अवस्था। तो देखो, हमारे ये सभी हैं जो कि किशोरावस्था के नाम दूसरे कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं और होते भी हैं। वो जो नहीं होता है किशोरावस्था का दूसरा नाम, वो है स्फूर्ति अवस्था। कौन सा? स्फूर्ति अवस्था, यानी चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो वो हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, यानी दूसरा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? तो देखते हैं कौन सी अवस्था कहा गया है इस सबको आंकने को। तो नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो नैतिकता का न पूर्व, न पश्च, न गैर, इसमें माना जाता है कि नैतिकता का परंपरागत स्तर, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है अधिगम का बाह्य प्रकार जिसमें दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को
जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहते हैं? तो रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अन्वेषण सीखना और अभिग्रहण सीखना। तो इस सीखने को प्रयास करता है, इसको कहते हैं क्या? ना अर्थपूर्ण, ना रटकर, ना अभिग्रहण करना, इसको कहते हैं अन्वेषण सीखना। क्या? अन्वेषण सीखना, यानी चौथा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण सीखना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखते हैं, सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीके के व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, फिर है सामाजिक अभिव्यक्ति का विकास, फिर है आत्म केंद्रित व्यवहार। फिर क्या है? आत्म केंद्रित व्यवहार। तो वो पूछ रहा है कि विकल्प जो भी है, इतने विकल्प हैं, इनमें से समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर ये तीनों आते हैं। आता नहीं कौन? आत्म केंद्रित व्यवहार। जो आत्म केंद्रित व्यवहार है वो समाज के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा। फिर है 28वां क्वेश्चन, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रकार क्या होता है? मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर क्या होता है? तो 20 से 25, 25 से 36 और 20 से नीचे 36 से 51। तो मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर होता है 20 से 25। क्या? 20 से 25, यानी पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 29वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि क्या है? जो व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है वो है शोधन, प्रक्षेपण, प्रतीपगमन, बाधा निराकरण। तो व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है हमारी कौन सी? बाधा निराकरण विधि। बाधा निराकरण यानी चौथा वहाँ बेस्ट आंसर है। फिर आगे लास्ट एवं 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? तो भावबोधक सृजनात्मक, अभिनव सृजनात्मक, उत्पादक सृजनात्मक, आविष्कारी सृजनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर कौन सा है? तो उसका चौथा आंसर माना जाएगा, चौथा स्तर अभिनव सृजनात्मक। कौन सा? अभिनव सृजनात्मक इसका राइट आंसर माना जाएगा, चौथा स्तर माना जाएगा इस सिद्धांत का। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यही होती है समाप्त। और डेली क्लासेस आती है, आप सभी डेली लगाइए, पूर्ण क्वेश्चन लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं आप सभी के लिए। और डेली क्लासेस आती है, पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाए हैं। ये मैंने बोला है तो मैं करवाती हूँ, क्योंकि मैंने बोला शुरू से मैं डेली करवा रही हूँ आप सभी को, आपके अनुसार पूरी क्लासेस लगवा रही हूँ। तो आप सभी डेली ज्वाइन कीजिए क्लासेस और डेली अपना फ़ायदा लीजिए, अपने लिए बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे सबके लिए। थैंक यू, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।